नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं अपने YouTube चैनल पे आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर अंश श्रीवास्तव बस्ती से आपके सवाल और जवाब लेकर के हाजिर हूँ। दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जितना आसान चिकित्सा पद्धति मानी जाती है, आम लोगों की नज़रों में, आम अन्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों द्वारा वास्तव में ये उतनी ही जटिल प्रक्रिया की चिकित्सा पद्धति है जिसको बहुत गंभीरता से, गहराई से समझने वालों के समझ में ही ये बैठ पाती है। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सिर्फ 115 पौधों से 38 औषधियों का निर्माण किया गया है। शेष कंपाउंड मेडिसिन बनाई गई हैं और कंपाउंड मेडिसिन हमारे चिकित्सक प्रतिदिन बनाते हैं। 38 औषधियों में हमें अनगिनत लक्षणों, अनगिनत रोगों के नाम से विख्यात रोगों की दवा तलाशनी पड़ती है। जैसा कि मैंने बार बार आपको बताया भी है और इस बात की चर्चा भी की है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रोग के नाम पर आधारित चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि ये रोगी की शिकायत पर आधारित विशेष अंगों या विशेष अंग कार्य प्रणाली या सिस्टम पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। और इसीलिए ये पौधों के एंडो एंजाइम्स के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं, जिससे इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और इन दवाएं बहुत सूक्ष्म मात्रा में ही अपना कार्य संपन्न कर लेती हैं। और अगर इन दवाओं की शरीर मात्रा ज़्यादा पहुंच जाती है या ज़्यादा बन जाती है तो अपने निश्चित मात्रा के बाद जो इनकी खपत होती है, उसके बाद ये हमारी बॉडी के फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से ये सबसाइड कर जाते हैं। ये बात मैंने आपसे कई बार बताई है। हमारे कई युवा साथी लगातार बहुत से सवाल पूछते हैं। तमाम नए साथी हमारे क्लास से प्रेरित होकर के अपनी क्लिनिक का ओपनिंग भी कर रहे हैं, उन्होंने मुझको सूचना भी दी है। उसी में एक हमारे नए साथी हैं डॉक्टर अनवर खान, जो पीलीभीत से हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं आपके क्लास से प्रेरित होकर के मैंने अपनी क्लिनिक खोल दी है, बस मुझे इतना बता दें कि 450 ml बनाने के बाद हम उसमें से कितने ड्रॉप निकाल के रोगी को देंगे। तो बस आज के सवाल और जवाब यहीं से हम शुरू करते हैं। अनवर खान जी, यद्यप आपका सवाल हमारे पर्सनल नंबर पे आया था, लेकिन मैंने आपके सवाल को इसमें जोड़ लिया है। देखिए, किसी भी रोगी को 450 ml से कितने ड्रॉप देंगे ये आप तय करेंगे। एक अमूमन जो मैं आपको डोज बताता हूं, मैं 25 से 30 वर्ष के उस व्यक्ति की जिसका वजन लगभग 50 से 55-60 kg का हो, उसकी औसत डोज अगर रोग क्रॉनिक है तो आप 20 बूंद से 50 बूंद तक प्रयोग कर सकते हैं। और अगर रोग आपका एक्यूट है तो एक्यूट रोग में भी आप अपने हिसाब से डोज का निर्धारण कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है क्रॉनिक रोग में आपको डोज कम करनी पड़ती है और एक्यूट रोग में डोज बढ़ाना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति के शारीरिक क्षमता के अनुसार, उसके शारीरिक नापतोल के अनुसार, उसके उम्र के अनुसार डोज आपको तय करना है। कोई एक डोज हम आपको निश्चित नहीं कर सकते हैं कि आप 1 साल के बच्चे को भी वही डोज दें और 50 साल के बच्चे को वही डोज दें, तो दोनों को डोज अंतर हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि जब दवा देने में कोई नुकसान नहीं होता तो हम डोज बढ़ा दें या घटा दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही आप कहते हैं कि इसका कोई अतिरिक्त साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन साइड इफेक्ट ना होने का मतलब ये नहीं है कि अगर हम डोज को जानबूझ के बढ़ा दें या जानबूझ के घटा दें तो फिर हमको अपेक्षित परिणाम उस टारगेट सेल पर नहीं मिलेंगे। इस नाते डोज की मात्रा आपके प्रयोग में धीरे धीरे स्वतः आपको आ जाएगी कि हमें किस रोगी को कितनी डोज दवा देनी है। हालांकि इसके लिए आप हमारी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मंगा लें और उसका अध्ययन करें। अध्ययन करने में अभी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे फ़ोन कॉल करके अपने रोगियों के बारे में वीडियो कॉल कर सकते हैं, रोग की दवा पूछ सकते हैं। हम अपनी परामर्श शुल्क के बारे में बार बार बताते हैं कि हमको 200 रुपया प्रति रोगी प्रति सप्ताह भेज के आप हमसे किसी भी रोगी के किसी भी रोग पर कोई परामर्श ले सकते हैं। अब आइए हम अगले प्रश्नकर्ता के प्रश्न को ले लेते हैं और दूसरे हैं मिस्टर इरशाद अली। इनका सवाल है कि आरी क्या पीने के लिए दिया जा सकता है, या इनका कहना है कि क्या इसको पानी में मिला करके हम दे सकते हैं रोगी को। तो इरशाद जी, हमारी सभी औषधियाँ डिस्टिल वाटर में मिला करके ही दी जाती हैं। हम सीधे इसका प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि जो D3 का कंसंट्रेशन है वो हमारे बॉडी कंसंट्रेशन से मैच नहीं करता है, इसलिए हम इसको पहले 450 ml में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसमें से ड्रॉप बाई ड्रॉप हम डिस्टिल वाटर मिला करके रोगियों के लिए प्रयोग करते हैं। मिस्टर जगदीश चौहान का एक सुझाव है कि वेरिकोस वेन पर भी एक वीडियो बनाएं। हम आपका ये सुझाव नोट कर लेते हैं और हमें जैसे ही समय मिलेगा हम इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। क्लॉकवाइज प्रोडक्शन ने लिखा है कि हम एक प्लान बना रहे हैं और हमें आपका साथ चाहिए।
तो क्लॉकवाइज प्रोडक्शन के मैनेजर से तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि उनका प्लान क्या है, क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से संबंधित है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हित में है, हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रोगियों के हित में है। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से संबंधित कोई आपका प्लान बन रहा है तो आपका स्वागत है, हम आपके साथ हैं। डॉक्टर कीर्ति कुमार हैं, इन्होंने पूछा है CNS क्या है। CNS का फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें 6 दवाइयाँ हमने 3 सिस्टम CNS1, CNS2, CNS3 या CNS1, 2, 3 को हमने रनर और क्रॉनिक में भी डिवाइड कर रखा है, जिसमें हमने 6 औषधियों को मिलाया है और इसका पूरा ब्यौरा हमारी बुक में दिया गया है। हमारे पिछले एपिसोड के तमाम एपिसोड में CNS की विस्तृत चर्चा हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे पुराने सीरियल को, वीडियो को खोल करके कृपया सुनने का प्रयास करें। डॉक्टर प्रदीप सोनी जी कहते हैं कंपाउंड मेडिसिन की जरूरत क्यों पड़ी। बड़ा अजीब सा सवाल आपका है, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। दरअसल कंपाउंड मेडिसिन, कंपाउंड का मतलब होता है मिलाना, मिला जुला। हम जिस रोगी को जो भी दवा देते हैं, अगर हम सिंगल रेमेडी देते हैं, मान लिया हमने किसी रोगी को यस1 ही दिया, हम एक चिकित्सक होने के नाते हमने यस1 का प्रयोग कर दिया या यस10 दे दिया या P1 दे दिया या C4 दे दिया। अगर सिंगल मेडिसिन हम देते हैं तो सिंगल मेडिसिन में भी हमारे कई पौधों का समावेश होता है। लेकिन कंपाउंड मेडिसिन मैटी जी के बाद उनके अनुयायियों ने जो अपने रोगियों को दवाइयाँ दिया था और उससे जो उनको लाभ मिला था, उन्होंने कई दवाओं को मिला करके अपने रोगियों पर प्रयोग किया, फिर उन दवाओं का एक नाम दे दिया उन्होंने। अब ये हो सकता है जैसे मैंने आज CNS का नाम दिया, L3 का नाम दिया, तो मैं ये तो नहीं चाहता कि उसको अनिल श्रीवास्तव के नाम से जाना जाए, लेकिन मैंने ये प्रयोग किया कि जब मैं 6 दवाओं का मिक्सअप करता हूं तो इन 6 दवाओं के नाम को सामूहिक रूप से क्या किया जाए, तो एक नाम दे दिया गया। इसी तरीके से हमारे पूर्वज का मतलब हमारे सीनियर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, जो अब नहीं, आज से 100 साल, 125 साल पहले के जो हमारे सीनियर थे, उन लोगों ने अपने रोगियों पर दिए जाने वाले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो प्रयोग थे, जिन दवाओं का उपयोग उन्होंने विभिन्न रोगों के लिए किया था, उन दवाओं का एक संक्षिप्त सा नाम दे दिया उन्होंने, और उन नामों को चयन किया उन्होंने मैटी जी के रेमेडी के पैरेलल। यानी अगर मैटी जी ने यस1, यस2, यस3, यस बनाया तो उन्होंने एक दवा अगर बनाई कोई कंपाउंड मेडिसिन तो उसका नाम उन्होंने यस7 दे दिया, फिर दूसरा बनाया तो यस8 दे दिया। इसी तरीके से C ग्रुप में, P ग्रुप में, सभी ग्रुपों में लगभग कंपाउंड मेडिसिन वही उतर के आ गए जो उनके प्रयोगों में रोगियों को दिए जाते थे। अब रोग उसकी बात अलग है कि किन रोगों में देते थे, लेकिन उन्होंने एक नाम दिया कि हम ये मेडिसिन बना रहे हैं तो हम इनको इस रोग में देंगे। यानी एक आसान सा फार्मूला बना दिया। जैसे आज के पेटेंट टैबलेट आते हैं, ऐसे उस समय के कंपाउंड मेडिसिन आ गए थे कि आपको ज़्यादा नहीं था ना। जैसे मैंने आपको किसी एक रोग में हमने कोई फार्मूला आपको बताया, तो मेरे फार्मूले से अगर रोग ठीक हो गया तो आपने उसको रोग के नाम से न जान करके एक फार्मूले का एक नाम दे दिया। इसी तरीके से कंपाउंड मेडिसिन की खोज हुई थी। मिस्टर रामकृष्ण पटेल जी कहते हैं कि सर बच्चों को एक ड्रॉप दें और प्रेगनेंसी में हम क्या दें, उसकी प्रेगनेंसी के समय हम क्या करें। और इन्होंने एक हमारे लिए आरोप भी लगाया है कि आप मेरे डिक्टेशन का जवाब नहीं देते, साथ ही आप यहाँ पे जवाब देते हैं। देखिए रामकृष्ण पटेल जी, काश आप सोच पाते कि मेरी व्यस्तता कितनी है, और मैं अकेला व्यक्ति हूँ कि घर परिवार, अपनी सर्विस, रोगियों की सेवा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से आपके लिए क्लास तैयार करना, आपके लिए बुक लिखना, बुक को पैक कराना, पोस्टिंग कराना, फिर उसकी आपके तमाम सवालों के जवाब देना, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करना, और फिर तमाम तरह के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विभिन्न चैनलों के इंटरव्यू देना, ये सब इस अकेले शरीर से होता है। और देखने में आप देख ही रहे, मैं बहुत दुबला पतला हूँ। दधीच के बाद मेरी हड्डियों का वज्र बनेगा, जिससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के युद्ध को जीतने के लिए मैं अपने शरीर को संकल्पित करूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी व्यस्तता कितनी है। अब हो सकता है कि जैसे व्हाट्सएप पर एक दिन में सैकड़ों सवाल आते हैं, सैकड़ों डॉक्टरों के तमाम सवाल आते हैं, और आपके दिन भर में तमाम, कम से मैं समझता हूं कि 200 से 250 फोन कॉल तो मुझे पर डे अटेंड करना पड़ता है। यद्यपि मैं बार बार अपने सभी दर्शकों से, सभी श्रोताओं से अनुरोध करता हूं कि मुझे 8 बजे से 2 बजे तक कॉलेज टाइम में फ़ोन ना किया जाए, फिर भी आप करते हैं, तो मैं ये सोचता हूं कि आप बहुत अर्जेंट में होंगे, बहुत अर्जेंसी होगी, तो मैं आपके फ़ोन कॉल को रिसीव कर लेता हूं। लेकिन मैं अपने, चूंकि मैं कहता हूं कि मैं प्रेजेंट में जीने का आदी हूं, तो जब मैं कॉलेज की ड्यूटी पर एज ए प्रिंसिपल वर्क करता हूं तो मैं सोचता हूं कि इस समय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से कुछ देर दूर रहा जाए, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, आप लोगों का जवाब दे देता हूं। तो हो सकता है कभी कॉलेज टाइम में आपका कॉल आता हो, या आप व्हाट्सएप पर ऐसा लिखते हो कि आगे पीछे कहीं छूट जाता, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा नाराज़ ना हो। मैंने आप बच्चों को उम्र के आधार पे आप 1 ड्रॉप से लेकर के 5 ड्रॉप तक यूज कर सकते हैं, 0 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चे के लिए। और प्रेगनेंसी में आप C1 और S1 का प्रयोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी को
हर तरह की सुरक्षा भी प्रदान करेगी, उसकी इम्यूनिटी पावर को भी इंक्रीज करेगी, और उसके डिलीवरी के पूर्व अगर आप C1 को लगातार दे रहे हैं 10 ड्रॉप पर डे, तो कोई नुकसान नहीं, उससे डिलीवरी बहुत अच्छी होगी और बच्चे का जन्म बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि जो आपके हार्मोन्स बनते हैं डिलीवरी टाइम में, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, उसमें C1 का बड़ा अच्छा रोल है। अब आगे आप क्या और कहना चाहते हैं, इसको कृपया आप क्लियर कर देंगे तो मैं इसका जवाब भी दे दूंगा। मिस्टर विनोद कुमार का सवाल बहुत कॉमन सवाल है कि मान्यता कब तक मिलेगी। विनोद कुमार जी, मान्यता भारत सरकार, IDC कमेटी और स्वास्थ्य मंत्रालय तीनों के मिले जुले संगम के बीच में हमारी नाव खड़ी है। अब देखना यह है कि हमारी नाव पर जो खेवनहार बैठे हैं वो नाव को किस तरीके से मझधार से निकालते हैं। अभी इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है और ना ही इसकी कोई शर्त है। मिस्टर दिलीप दुबे जी कहते हैं कि वेट कफ और ड्राई कफ पर वीडियो बनाएं। दिलीप दुबे जी, शायद आपने सुना नहीं, मैंने पिछले दिनों खांसी पर एक वीडियो बनाया था, जो कि मैं नोट नहीं करता हूं और मैं खुद परेशान हो जाता हूं कभी कभी, मुझे भी कभी सोचना पड़ता कि मैं इस पर बोल तो नहीं चुका हूं या इस पर क्लास ले तो नहीं चुका हूं, लेकिन इतना याद जरूर रहता कि मैंने इस पर क्लास लिया है। तो खांसी पर मैंने क्लास लिया है, और अगर आपको कोई विशेष जानकारी लेना हो तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कमल प्रजापति जी लिखते हैं माइग्रेन के बारे में बताएं। माइग्रेन पर भी मैंने क्लास लिया है कमल प्रजापति जी। थोड़ा सा आप लोग सर्च किया करिए, आप जहाँ पे DRNL श्रीवास्तव जाते हैं यूट्यूब पर या हमारे फेसबुक पर, वहाँ पे अगर आप हल्का सा माइग्रेन लिख देंगे तो माइग्रेन में अगर हमारे क्लास होंगे तो मेरे नाम के साथ, मेरी फोटो के साथ वो क्लास आपको दिखने लगेगा। फिर आप उसको पूरा का पूरा सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी गवाली, ये कोई नाम से फेसबुक पर और यूट्यूब पर नाम है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी गवाली। इनका सवाल है कि डाइल्यूशन का चयन कैसे करते हैं। गवाली जी, डाइल्यूशन का चयन डाइल्यूशन बनाने वाले ही बता सकते हैं। मैं डाइल्यूशन का ना यूज करता हूं और ना डाइल्यूशन के चयन की कोई बात करता हूं। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियन हूं। मैं केवल D1, D2, D3 की औषधियों की चर्चा करता हूं और D3 से मैं अपने रोगियों की सेवा करता हूं। उसके आगे किसी डाइल्यूशन की मुझे पिछले 37 वर्षों में ना आवश्यकता पड़ी है और ना मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस फार्मेसी को बहुत उलझाने का प्रयास किया है। मैंने बहुत आसान तरीके से अपने सामने सुनने वाले श्रोताओं को इसको समर्पित किया है और लोगों ने इसका स्वागत किया है मेरे सिद्धांत का। इस नाते डाइल्यूशन की चर्चा मैं नहीं करता हूं। कृपया डाइल्यूशन के बारे में दिग्भ्रमित ना हो, डाइल्यूशन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सिद्धांत नहीं है। मिस्टर सुग्रीव कुमार कहते हैं कि फोन पर मेडिसिन कब बताएंगे। यानी इनका सवाल है कि अगर मैं आपसे मेडिसिन के बारे में चार बात करूं तो क्या आप मुझे बताएंगे। सुग्रीव कुमार जी, हम फोन पर मेडिसिन आपको जरूर बताएंगे अगर आप अपनी शिकायत बताएंगे, लेकिन अगर आप रोगी हैं तो मेरा परामर्श शुल्क 200 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा मेरे फ़ोन पे या पेटीएम नंबर पर। मेरा पेटीएम नंबर है 7905882569 और मेरा फ़ोन पे नंबर है 9450563748। इन दोनों में से किसी पर भी आप हमारे 200 रुपये भेज करके किसी भी रोग पर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, और अगर आपका कोई रोगी है तो उससे भी वीडियो कॉल करा सकते हैं। आप रोगी से मेरी कंसल्ट फीस या मेरी परामर्श शुल्क चार्ज करके अपने दवा के साथ लेके मुझको भेज सकते हैं। मैं हमेशा दवाओं के बताने के लिए तत्पर रहता हूं। मिस्टर प्रदीप कुमार ये कहते हैं कि DT से D1 को डिस्टिल वाटर में मिला लें, फिर हम इसको गोली में प्रिजर्व कैसे करें। प्रदीप कुमार जी, मैंने दवा बनाने के तरीके पर बड़ी लंबी चर्चा की थी और शायद आप पीछे लौट के जाना नहीं चाहते हैं। कृपया मेरा निवेदन है कि आप गोली को हम कैसे बनाते हैं और फिर गोली को कैसे प्रिजर्व करते हैं। हम 5 ml मेडिसिन और 9 ml RS लेकर के हम उसको 10 ml में कन्वर्ट करके, यानी 1 ग्राम मेडिसिन और 9 ग्राम RS लेकर के हम उसको 450 ग्राम के गोली में कन्वर्ट करके फिर उसको हवा में सुखा करके, मैंने ये लंबा प्रोसेस आपको बताया था कि इससे हम अपनी गोलियों में मेडिसिन को प्रिजर्व करते हैं। कृपया आप उस हमारे वीडियो को फिर से सुनने का प्रयास करें। ऑल इन वन नामक साथी ने हमसे पूछा है कि स्लीप डिस्क और साइटिका पर चर्चा करें। स्लीप डिस्क और साइटिका पर मैंने दोनों पर चर्चा की है, फिर भी अगर समय मिलेगा तो मैं आपसे दोबारा इस पर चर्चा कर लूंगा। सिद्धि परदेशी कहते हैं कैंसर पर प्लस और उसका ट्रीटमेंट बताइए। सिद्धि परदेशी जी, आपने बहुत देर बाद हमको शायद सुनना शुरू किया। कैंसर से ही मैंने रोगों का बताना शुरू किया था और कैंसर पर लगातार मैंने 3 दिन क्लास लिया था और 3 दिन में तमाम आलोचनाएं भी आई और तमाम स्वागत भी हुआ और बाद में लोगों ने मेरे फार्मूले को फॉलो भी करना शुरू किया। कैंसर एक बहुत विस्तृत चर्चा का विषय है। हम इस सवाल जवाब में आपको कैंसर पर इतने कह सकते हैं कि हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में अनियमित होने वाले
सेल की आउटग्रोथ जो होती है किसी भी रूप में, उसे हम कैंसर कहते हैं। जो आउटग्रोथ अनियमित हो रही है, जिसको नहीं होना चाहिए किसी पार्ट में, वही कैंसर कहलाता है। और इस पर ट्रीटमेंट, कई प्रकार के ट्रीटमेंट की चर्चा मैंने की है, पेन किलर की भी चर्चा की है, और तमाम रोगी इस पर लाभ भी ले रहे हैं। कृपया आप मेरे थोड़ा सा वीडियो को सर्च करेंगे तो आपको मेरे कैंसर पर क्लास मिल जाएगा। मनवेट आर्ट कहते हैं सूखी खांसी पर चर्चा कर ले, तो सूखी खांसी की चर्चा भी मैंने ऊपर किया है कि सूखी खांसी अगर आती है तो फिर P3 और C13 का प्रयोग आप दिन में 10-10 ड्रॉप 4 बार रोगी को दे सकते हैं, और और रात में WE उसके साथ दे सकते हैं ताकि रोगी आराम से सो सके। मिस्टर समीर खान कहते हैं CNS को अगर हमें 100 ml बनाना है तो फिर कितने ड्रॉप हम उसमें CNS डालें। समीर खान जी, सबसे पहले तो CNS आप कितना बना रहे हैं ये हमको बता दें। जैसे CNS अगर आप 100 ml बनाना चाहते हैं तो 100 ml डिस्टिल वाटर में CNS बनाना चाहते हैं या सीधे CNS ही बनाना चाहते हैं। अब सवाल दो बन गए आपके। CNS अगर आप सीधे बनाना चाहते हैं तो आपको मान लीजिए कि आपको 100 ml CNS तैयार करना है, तो 100 ml CNS में 6 दवाएं होंगी, तो आप पहले 100 ml में 6 का भाग दे दीजिए। तो मैं समझता हूं कि लगभग 15 ml दवा आएगी। 15 ml के आप 6 दवाइयों को मिलाएंगे तो आपका 100 ml CNS तैयार हो जाएगा। फिर उस 100 ml CNS से आप 5 ml निकाल लीजिए और फिर उसको 450 ml में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपका रोगी के यूज करने के लिए CNS बन जाएगा। अब मैं ये आपकी बात को जरा मैं क्लियर नहीं समझ पाया हूँ कि आप 100 ml में कैसे चाहते हैं। अगर आप 100 ml ओरिजिनल CNS बनाना चाहते हैं तो 15.50 ml मेडिसिन, हर मेडिसिन को, यानी 6 मेडिसिन जो आपकी F1 बेन1, L1 A3 और S5C5, ये 6 दवाइयाँ आपको 15.5 ml में निकाल करके 100 ml बनाना पड़ेगा। बहुत आसान सा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, गुणा भाग कर लीजिए। मिस्टर दिनेश चंद गंगवार जी का सवाल है कि इनके पापा को खाने में भोजन गले में अटकता है। गंगवार जी, इस पर आपने मुझसे फ़ोन कॉल करके बात कर लिया था, फिर भी चूंकि ये सवाल आ गया है मेरे सामने, तो आम साथियों के लिए भी सवाल हो जाए कि गले में अगर कुछ अटक रहा है तो इसका मतलब है गले में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को तो पहले आप क्लियर कर लें, उसका अल्ट्रासाउंड करा करके या एंडोस्कोपी करा करके देख लें, या आप किसी अच्छे इंट्रोगैस्ट्रोलॉजिस्ट से चेकअप करा लें। अगर लगता है गले में दिक्कत कहीं आ रही है तो उस हिसाब से दवा का चयन किया जाएगा। लेकिन आमतौर पर ये हो सकता है कि गले में अगर अटकने की बात है तो एपिग्लॉटिस पर जो वाल्व है उस वाल्व में कहीं दिक्कत हो, जो वाल्व एक साथ न खुल पा रहा हो, भोजन नीचे की ओर न जा रहा हो, तो उसके लिए आप C13 और P3 और प्लस L2 तीनों को एक साथ मिला करके उसमें आप WE का प्रयोग कीजिए, देखिए आपको लाभ मिलना चाहिए अगर एपिग्लॉटिस का वाल्व काम नहीं कर रहा है तो। देवव्रत चार्या जी कहते हैं कि लिपोमा पे एक चर्चा आप कर लें। लिपोमा पे चर्चा जरूर करूंगा देवव्रत चार्या जी, बस आप कुछ दिन के लिए थोड़ा सा हमें राहत दें। किशन कुमार जी कहते हैं कि बहुत से लोगों को छींकें आती हैं, खांसी आती हैं और साल भर ये परेशानी रहती है, लेकिन उनको कोई स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं होती, वो अपने आप को फिट एंड फाट पाते हैं। अब किशन कुमार जी, मैं इसमें आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप हमसे जानना क्या चाहते हैं। क्या खांसी और छींक नहीं आना चाहिए? देखिए, खांसी और छींक एक प्राकृतिक प्रक्रिया है कि कुछ गले में इन्फेक्शन हो जाए, गले में कुछ फंसा हो, या छींक नाक में हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ फंस गया हो, तो नाक के अंदर जो वेस्टिबल होते हैं जहाँ से एयर पास होती है घूम घूम के, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया हो या कुछ चीज़ फंसी हो, तो एक प्राकृतिक तरीका है जहाँ पे हमारी सेंसरी नर्व और मोटर नर्व अपनी स्वतः प्रक्रिया को संपन्न करती है, हमको छींक आती है और खांसी आती है। लेकिन अगर किसी रोग के कारण छींक आ रहा है, सर्दी खांसी जुकाम है या हमको एलर्जी है, तो उसकी दवा दी जा सकती है। और अगर हमको स्वतः खांसी कभी कभार आ गई है तो हो सकता है गले में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, लेकिन अगर ऐसा साल भर है, लगातार है, तो आप किसी अच्छे फिजिशियन से पहले कंसल्ट कर लें, उसका चेकअप करा लें। अगर वास्तव में खांसी और छींक की शिकायत किसी विशेष कारणों से है तो उन कारणों पर चर्चा करके आप हमसे दवा भी पूछ सकते हैं। मिस्टर जगजीत बादा जी कहते हैं कि क्या सी ग्रुप के साथ आई का प्रयोग कर सकते हैं? जगजीत बादा जी, ये कहीं भी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप किसी दवा को किसी के साथ नहीं दे सकते। सी ग्रुप हो या एस ग्रुप हो या पी ग्रुप हो या वर ग्रुप हो या वेन ग्रुप हो, किसी भी ग्रुप के साथ हमको जहां पे आरी की आवश्यकता होगी, आरी का काम मैंने आपको बताया था, ये एक्स्ट्रा मोटिवेटर है, यानी हमारी मेडिसिन को तेज काम करने के लिए प्रेरित करता है, उन अंगों को तेज काम करने के लिए प्रेरित करता है जहां जिन अंगों के संबंधित ये दवा यूज की जाती है। इस नाते हमको सी ग्रुप के साथ आरी के प्रयोग करने में कहीं भी कोई रोक नहीं है। आप बड़ी आसानी से और बड़ी कुशलता के साथ आरी का प्रयोग कर सकते हैं। शशि गुप्ता जी
ने एक सलाह दी है कि सर आप आलोचना की चिंता ना किया करें, अपना काम करते रहें। शशि गुप्ता जी, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अच्छी सलाह दी और मैं आजकल इसी सलाह पे चल भी रहा हूँ। न्यू थेरेपी इंडिया कोई चैनल है या कोई फेसबुक पेज है, इन्होंने लिखा है कि आप रोग और दवा पर वीडियो बनाएं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पर कवर करें ट्रीटमेंट के साथ। न्यू थेरेपी इंडिया जी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पर क्लास बहुत विस्तृत मुझे लेना है, आप थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। लेकिन जहाँ तक आपने कहा है कि रोग और दवा पर चर्चा करें, तो मैं प्रतिदिन रोग और दवा पर ही चर्चा करता हूँ। हमें लगता है कि आपने हमारा कोई सामान्य क्लास सुन लिया जहाँ पर मैं किसी रोग की चर्चा नहीं कर रहा था, या तो कोई आपसी बातचीत चल रही थी, या कोई किसी विशेष विषय पर या कोई विशेष प्रसंग पर मेरी चर्चा चल रही थी। आपने शायद हो सकता है वही वीडियो सुना हो। लगातार मैं 443 यानी 443 क्लासेज कल शाम तक ले चुका हूं, और आज ये सवाल जवाब भी अगर हम उसमें मिला लें तो 444 क्लास में कंप्लीट कर चुका हूं। तो स्वाभाविक है कि मैं प्रतिदिन केवल आपसी बात नहीं करता, केवल रोग पर और दवाओं पर ही चर्चा करता हूं। आप कृपया पीछे के लौट करके हमारे वीडियो को सर्च करें, तो आपको रोग भी मिलेंगे और दवाइयाँ भी मिलेंगी। आपने एक सवाल और लिखा कि इनपुट और आउटपुट पर भी प्रकाश डालिए। अब इनपुट और आउटपुट से आपका संबंध क्या है? आप किस आउटपुट और इनपुट की बात कर रहे हैं? क्या भोज्य पदार्थों को लेने की बात कर रहे हैं, या ऑक्सीजन के इनपुट आउट की बात कर रहे हैं, या मेडिसिन के आउटपुट इनपुट की बात कर रहे हैं? पहले ये क्लियर कर लें कि आप आउटपुट और इनपुट पर चर्चा किस पर चाहते हैं, फिर मैं उस हिसाब से आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। सवालों के इस क्रम में आप सब ने बहुत अच्छे सवाल पिछले सप्ताह किए, और आप सबके जवाब देने का मैं प्रयास भी करता हूं। आपके फेसबुक व्हाट्सएप पे भी जो सवाल आते हैं, मैं कभी कभी उनको भी चयन कर लेता हूं अगर अच्छे सवाल होते हैं, और मैं आपके अच्छे सवालों का स्वागत करता हूं। आप अच्छे सवाल हमसे करते रहें। हमारे यूट्यूब चैनल DRN श्रीवास्तव इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबा दें, और अपने अच्छे प्यारे कमेंट्स देते रहें। हमारे जो विभिन्न प्रकार के इंटरव्यू चलते हैं उन पर भी आप अपने लाइक और कमेंट्स जरूर दिया करें। बस आज के लिए इतना ही। अब अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को सवाल आपके जवाब हमारे इस विशेष कार्यक्रम से इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे अगले रविवार आपके सवालों के जवाब लेकर।